जय दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना और हम लोग जिस तरह से इस समय का जो दौर है नकारात्मकता से पूरी तरह से पटा जा रहा है, इस दौर में ये हम लोगों का प्रयास है कि कुछ सकारात्मकता लाई जा सके। यह प्रयास एक संयुक्त प्रयास है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीडा का, जिसमें हम पिछले करीब 1 महीने से मिल रहे हैं और लगभग हर दिन 1 घंटा हम यहाँ साथ बिताते हैं और बात करते हैं विभिन्न विषयों पर। इसी कड़ी में आज का विषय है पुस्तक इन दिनों, जिसमें हमारे आज के वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रकाश उप्रेती। डॉक्टर प्रकाश उप्रेती का अधिकांश जीवन पहाड़ों में बीता। आप वर्तमान में रामचंद्र कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ अध्यापक एडहॉक टीचर के तौर पे कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप हिमांतर पत्रिका का संपादन भी करते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं और कुछ प्रकाशित थी। आपकी रुचि के विषय मीडिया, साहित्य और पाक कला है। स्वभाव से घुमक्कड़ और पेशे से अध्यापक डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद रवि, धन्यवाद। अब रवि की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते, मुझे लगता है कि अभी प्रकाश का असली परिचय नहीं आया है और ये तो वो है जो हम ये किताबें जो हैं, इन किताबों के पीछे जो लेखक परिचय कुछ देना होता है वो देते हैं। ये 2 पुस्तकें जो हैं, ये मेरा गौरव है जो मेरे 2 अनुज जिसपे प्रकाश और अमरेंद्र, इन दोनों के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई थी और ये 2 किताबें निकली थी। और हमारे कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ था जब सम्मेलन की प्रोसीडिंग्स के रूप इतना खूबसूरत निकला, 2 पुस्तकें एक साथ निकली। ये हमारे कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ था और ऐसा तब संभव हुआ जब 2 ऊर्जावान व्यक्ति आपके साथ हों, तब ये संभव हो पाया था। प्रकाश उस नई पीढ़ी के खोजी अन्वेषक हैं जिनके भीतर एक बेचैन आत्मा है। वो जो बेचैनी है वो अपनी एग्जिस्टेंस को जानना, समझना और दूसरे को समझाने की है। और ये जो बेचैनी, अपनी जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस अपने परिवेश से बनती है। उत्तराखंड वे पहाड़ हैं, वे पहाड़ जो कभी समृद्ध होते थे, जिन पे कभी पेड़ होते थे, जहाँ कभी खेत होते थे, जहाँ लोग रहते थे, खाली घर नहीं होते थे, जहाँ पलायन कम हुआ था। एक ऐसे परिवेश में बचपन बिताने के बाद प्रकाश उन तमाम पहाड़ के लोगों की तरह पहाड़ से नीचे उतरते हैं, मैदान में आते हैं शिक्षा और आजीविका के लिए, जिसके चलते वे देश की राजधानी में आते हैं। देश की राजधानी को देखने के बाद वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे राष्ट्रपिता, जो जगह राष्ट्रपिता के नाम से जानी जाती है, यानी वर्धा। और वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से आप अपना शोध पूरा करते हैं, उपाधि लेते हैं डॉक्टर की, और दिल्ली विश्वविद्यालय को अपना कर्म क्षेत्र बनाते हैं और तमाम कॉलेजों में अपने अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते पिछले 2-3 साल से रामजस कॉलेज में आपकी यात्रा फिलहाल थमी हुई है।
हमें ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वहां थम जाए फिलहाल के लिए। और लेकिन जीवन की इनकी जो अन्वेषण है, जो खोज है, वो जो पहाड़ है और जो पहाड़ी है, उस पहाड़ और पहाड़ी को खोजने, समझने और जानने की जो इनकी यात्रा है, वह न थमे। क्योंकि इन्होंने हिमांतर पत्रिका के माध्यम से और अपनी तमाम उन श्रृंखलाओं के माध्यम से, शायद मेरे हिस्से का पहाड़ यही है, जिसके माध्यम से एक बड़ा अभूतपूर्व काम किया इन्होंने कि मेरे जैसे तमाम ऐसे नौसिखिए होंगे जो पहाड़ को केवल छुट्टी बिताने की एक जगह समझते होंगे और वीकेंड में गाड़ी उठाकर पहाड़ों को रौंदने पहुंच जाते हैं। हम जैसों को ये समझाया कि पहाड़ में कैसे दिल धड़कता है, पहाड़ की क्या संस्कृति है, पहाड़ का खाना पीना क्या है, वेशभूषा क्या है, पहाड़ की स्त्रियां, उनका जीवन, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उन सब चीजों को बताते आ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो है कि वो जिस तरह के घुमक्कड़ हैं, उस तरह के घुमक्कड़ मेरे अनुभव में बहुत कम आए हैं। जो अगर मैं कहूँ कि देवेंद्र सत्यार्थी जी, अगर मैं कहूँ तो कहीं पर वो एक उनकी जो सादगी थी और प्रकाश की सादगी है, इनके बालों को छोड़ करके, उनके बालों में बहुत डिजाइनरपन है, उस पर सादगी नहीं कुछ क्षमा याचना के साथ। तो वो जो एक सादगी है जीवन को जीवन के साथ बहने की, जीवन को एक्सप्लोर करने की, बिना कल की चिंता किए, है ना, तो वो जो चीजें हैं अराउंड द वर्ल्ड इन $8, तो वो वाला स्थिति है कि जब ये फेसबुक पर लिखते हैं कि कल कोई भैया देहरादून की ओर निकल रहा है तो हमें भी साथ ले ले, कल कोई उधर की ओर निकल रहा है तो हमें भी साथ ले ले, या किसी ट्रक वाले से पूछना कहाँ जाते हो, तो कह रहा मैं उधर जा रहा हूँ, तो अच्छा कहीं पर भी छोड़ देना। तो ये जो एक घुमक्कड़पन है भीतर जो उनके है कि खोजना, एक्सप्लोर करना, ये बड़ी एक विरला प्रवृत्ति है। लिखने वाले, खोजने वाले, तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि प्रकाश जैसे तमाम घुमक्कड़ हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और हमारे विभागों को समृद्ध करें, ज्ञान का विस्तार करें। और आज हमारे साथ प्रकाश हैं और उकाव नामक उपन्यास जो क्षिति शर्मा जी का उपन्यास है, उस पर बात करेंगे। तो वो पहाड़ जो दरक रहा है, मुझे नहीं मालूम उपन्यास के बारे में, लेकिन एक पहाड़ की बात आते ही वो पहाड़ जो दरक रहा है, जो सूख रहा है, जो निर्जन होता जा रहा है, जलहीन होता जा रहा है, ऐसे पहाड़ को वापस उस प्रतिष्ठा की जो ललक है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है किसी भी पहाड़ के जीवन को केंद्र बनाने वाले लेखक के भीतर होगी। तो मैं प्रकाश का स्वागत करती हूँ इनके अपने ही कॉलेज में, क्योंकि खालसा कॉलेज जितना हमारा है उससे ज्यादा इनका है। आप आए और इस उपन्यास के बहाने अपने पहाड़ और अपनी यात्रा, अपने जीवन को हमारे सामने साझा करें। प्रकाश। धन्यवाद मैम। जो है बिल्कुल आपने जो अंतिम बात की कि अपने ही कॉलेज में स्वागत है, बिल्कुल मेरा ही कॉलेज है, इसलिए कोई औपचारिकताएं मेरे साथ में है नहीं, फिर भी मैं आप जो है आभार व्यक्त करता हूँ मैम आपका बहुत बहुत कि आपने मौका दिया कि मैं कम से कम उस चीज़ पर बात कर सकूँ जिस पर मैं मतलब घंटों नींद में भी उसी पर बात करता हूँ। और इसलिए जो है तो ये बड़ा अच्छा मौका है और साथ में जुड़े हुए सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कुछ देर जो है इस बातचीत को जो है वो सुनेंगे।
पहाड़ को लेकर क्योंकि मैं उस पूरे जीवन से आता हूँ और उस जीवन की कठिनाइयाँ भी, उस जीवन के अपने सुख भी, उस जीवन के अपने दुख भी, उसका अपना एक सांस्कृतिक पक्ष भी, सामाजिक पक्ष को भी देखा है, समझा है और जाना है। और उसके साथ साथ मैं जब बाबर इस बात को कहता हूँ कि पहाड़ जो है वहाँ की महिलाओं से जिंदा है, या पहाड़ को अगर बचाया है तो वहाँ की महिलाओं ने बचाया है, यह बात मैं इस संदर्भ में भी कहता हूँ क्योंकि पहाड़ को लेकर हमेशा से एक रूप रही। मतलब अभी हमारे बीच में जो है कुछ समय पहले ही सुंदर फल बहुगुणा जी का निधन हुआ, उन्होंने भी ये बात कही थी, एक बार मुझे मौका भी उनसे मिलने का मिला था कि उनकी हमेशा चिंता में रहती थी कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। वाह 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 वाह। 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद बच्चा जो है वो शहर की तरफ आ जाता है और नदियों का पानी फिर वही सारा शहर की तरफ आता है। तो पहाड़ का व्यक्ति होता है वो लगभग उसको पानी के लिए वही दूर जाना पड़ता है, और इस जवानी के पलायन से मतलब माँ पिता या सारे लोग जो घर में है वो अपना एक अलग दुख है वो, तो उस पीड़ा को भी सहा है और अपनी खुद माँ को भी, जिनको ईजा कुमाऊनी में बोलते हैं, उनको भी देखा है कि उनका भी अपना दुख और किस तरीके से वो पहाड़, मतलब हमारा घर बन रहा था तो पिताजी दिल्ली में थे तो मेरी माँ ने पूरे घर के लिए पत्थर भी लाए, वो सब कुछ किया, मतलब पूरा घर खड़ा कर दिया। मतलब जब वो घर बन गया तो हमारे पिताजी जो है फिर वो उस घर में पूजा की, तो पूजा की बिना। अब ये कोई एक अलग मिसाल नहीं है, मतलब इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहाड़ अगर जिंदा है तो वहाँ की महिलाओं के जरिए। तो ये जो भोगा हुआ जीवन था, ये जो देखा हुआ जीवन था, इसको कुछ समय के बाद मुझे लगा कि क्यों ना जो हमारे बीच से बहुत सारे लोग हैं उन्होंने लिखा है, तो आखिर पहाड़ के बारे में लिखा क्या है। अभी से करीब 5-6 साल पहले से मुझे रुचि जागी कि लोगों ने जो उत्तराखंड के बारे में लिखा है, अलग अलग लोगों ने किस तरीके से उसको देखते हैं, उस पहाड़ के जीवन को कैसे देखते हैं। इसी क्रम में उस दौरान जो है मैंने मतलब अभी तक का जो सबसे जो है इतिहास, एक तरीके से उसको कहें कि वैलिड इतिहास लिखा है, वो बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कुमाऊं का इतिहास। उस किताब से मेरी शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार मैंने शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मंसूर जी और इन सबको जो लगातार पहाड़ पे शिवानी, इन सबको जो पहाड़ को लेकर लिख रहे थे उनको पढ़ना भी शुरू किया। और उसके बाद ऐतिहासिक तथ्यों के तौर पर भी जाना कि पहाड़ कैसा है, अब कितना बदल रहा है, और पहाड़ को लेकर एक जो है नॉस्टैल्जिया उसको कहें, एक रोमांटिक भाव भी उसको आप कह सकते हैं, वो भी कैसे जो है रचनाओं में आता है। इन सब के बावजूद, इन सबको पढ़ने के बावजूद मुझे लगा कि पहाड़ अभी भी बहुत कुछ है जो अनदेखा अनजाना है, जिसको मुझे लगता है कि हमको लाना पड़ेगा। जैसे आज से 1 साल पहले तक पहाड़ का एक पूरा हिस्सा, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और एक भाषा और है जिसको कहते हैं जौनसारी। तो मोटे तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल में बात होती है, लेकिन जौनसार की बात नहीं होती है। मैं स्वयं जौनसार नहीं गया था, लेकिन पिछले साल जब जौनसार गया तो तब मुझे समझ में आया और वहाँ काफी दिन रहा। इसके बारे में पढ़ जरूर रहा था पहले से, लेकिन ये मुझे लगा कि अभी भी पहाड़ का एक जो हिस्सा है वो अभी तक जो है लोगों के बीच में वो भी नहीं आया है। इसलिए यह जरूरी है कि हम पहाड़ को जो अभी तक छूट रहा है, या पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ वास्तव में पहाड़ भी बचा हुआ है, उन सब की भी हमको बात करनी चाहिए करके। तो घुमक्कड़ी के दौरान आपको सारी चीजें धीरे धीरे आती है और मुझे लगता है कि और कुछ बेहतर होगा तो उसमें कुछ और काम किया जाएगा। फिलहाल मैं इस उपन्यास पर आता हूँ। क्षितिज शर्मा जी का उपन्यास है। इस उपन्यास की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो लगभग वो है जिस एरिया को, जिस पहाड़ के जिस हिस्से को मैंने देखा है, मैंने जाना है। पहाड़ में 2 हिस्से हैं, जैसे जिस तरफ हम कहते हो रामगंगा, जहाँ मेरा गांव है, वो रामगंगा के इधर वाला हिस्सा है। रामगंगा के उधर वाले हिस्से को जो है वो सल्ट का एरिया कहते हैं। और वो सल्ट का पूरा एरिया अभी जिसको आप रामगंगा के दूसरी साइड से लेते हैं और ये मानीला से लेकर और उधर आपका देघाट और अन्य जगह पड़ती है, उसके बीच का पूरा एक हिस्सा है। ये एक जगह आती है जर्नल, जब आप दिल्ली से मतलब बद्रीनाथ हाईवे की तरफ जाते हैं, जर्नल से 2 रोड बढ़ जाती है, एक हमारे इलाके को चले जाती है और रामगंगा के इधर को उस पर पुल बना होगा, दूसरा आप जाएंगे तो वो पूरा सल्ट वाला एरिया। तो जो है क्षितिज शर्मा जी का जो घर भी है वो अभी मानीला में ही है। और ये किताब मुझे 1 साल पहले किसी ने रेकमेंड की थी
कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए और इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। इस उपन्यास के जरिए जो है पहाड़ के और हिस्सों को भी या पहाड़ के और दर्द को भी आप समझ पाएंगे करके। तो बहुत समय से मैं खोज रहा था इसको, लेकिन किताब मिली नहीं, और इसी जो है अप्रैल में मेरे पास ये किताब किसी के जरिए आई थी। फिर थोड़ा बीमार होने के बाद फिर अभी कुछ समय पहले से इसको पढ़ना शुरू किया। तो उस पूरे सल्ट के इलाके की कहानी ये इस उपन्यास में है, और मैंने कहा कि वह सल्ट मेरा देखा हुआ है, मतलब जहाँ मानिला से ये है वहाँ बुआ जी का मेरा घर है, मतलब उस इलाके में पूरा आना जाना और वो सारा रहा, और उसी पूरे इलाके की ये कहानी है। अब इस उकाव को अगर आप देखेंगे, जैसे इसमें बहुत बड़े सारे शब्द आते हैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा उन शब्दों के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। एक शब्द इसमें आता है उकाव, जो उपन्यास में उन्होंने रखा हुआ है, इस उपन्यास में एक जो है सामान्य से अर्थ है कि जब आप चढ़ाई को चढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको चढ़ना होता है, उसके बाद जो जाना होता है उकाव है। चढ़ाई के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ठाड़, मतलब जो एकदम चढ़ाई है उसके लिए ठाड़ इस्तेमाल एक शब्द होता है। तो इसमें मुख्य पात्र के तौर पर श्यामा है, और श्यामा का बेटा सिब्बू है, सिब्बू के बौजू हैं पिता, और उसकी ठुलिजा है। तो ये चार लोग जो है इस पूरे उपन्यास के केंद्र में है। लेकिन मोटे तौर पर यह उपन्यास श्यामा के पूरे इर्द गिर्द घूमता है, और श्यामा के जरिए पहाड़ के जीवन को, पहाड़ की संस्कृति को, और खासकर पहाड़ में स्त्री के संघर्ष को ये उपन्यास बहुत ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करता है। मतलब मैंने अभी तक जो पढ़ा उसके बाद मुझे लगता है कि यह उपन्यास मतलब उस मतलब बारीकी के साथ चीजों को सामने लेके आते जो कई बार हमारे लेखन में ओझल हो जाती है, या कई बार हम जानबूझ के उनको नहीं भी लिखते। ऐसे लगता है कि अच्छा ठीक है, इस बात को लिखने से क्या होगा, इससे हम जो है थोड़ा सा बाईपास कर जाते हैं। लेकिन ये उपन्यास बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ पहाड़ के जीवन के संघर्ष को, खासकर जो है एक स्त्री की नजर से, जो उसका अपना संघर्ष है उसकी नजर से जो देखता है, ऐसा मेरी नजर में अभी तक फिलहाल मैंने दूसरी रचना इस तरीके से नहीं किया। एक तरीके से अगर उकाव को आप कहें तो यह पहाड़ की जिंदगी की चढ़ाई है, और वो जिंदगी की चढ़ाई जो है श्यामा की है। श्यामा की अगर मैं कुछ इसकी कहानी को थोड़ा सा बताऊं आपको कि श्यामा है, श्यामा की शादी जो है कर दी जाती है एक व्यक्ति के साथ जो पिथौरागढ़ में मास्टर है। उस समय पहाड़ में एक ये चलन भी होता था कि आप मतलब वो मुझे लगता है कि लगभग बहुत जगह ही था कि आप शादी करने से पहले जो है वो लड़के को देखना अपने अनिवार्य है नहीं, तो उसी तरीके से वहां भी था, और श्यामा की शादी उस लड़के से हो जाती है और जो पिथौरागढ़ में मास्टर है। तो बहुत समय के बाद जो है पता लगता है कि उसने पिथौरागढ़ में ही दूसरी शादी कर ली है, करीब करीब 2-2.5 साल के बाद। और जब 2-2.5 साल के बाद ये पता लगता है तो श्यामा के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करते जितने समय की वज्र पड़ गया उसको, मतलब ये सुन के वो इतना दुखी हुई कि उसको लगा कि करें तो करें क्या। वो अपने वापस माँ बाप के पास जाती है और उनको ये सारी बातें बताती हैं, और कोशिश होती है कि कोई नहीं, उसको किसी तरीके से मना के लाया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाता है, और वो अपने घर भी नहीं आता है, और जो है वहां उसने दूसरी शादी कर ली है। अब श्यामा के पास 2 ही चारा है, या तो वहीं अपने जो है ससुराल में रहे, और या फिर अपने मायके आ जाए, क्योंकि मायके उसको उसके पिता और माता और भाइयों को बोलते हैं कि एक बार हमने तुम्हारी डोली विदा कर दिया तो अब तुम्हारा घर वही है, तुमको वहीं रहना है। ससुराल में क्योंकि अब एक तरीके से बोझ सी बन रही है, उसके लिए लगातार दिक्कतें और परेशानियां पेश आ रही हैं। और क्योंकि जो पति था जिसके साथ शादी हुई थी उसने दूसरी शादी कर ली, वो वहीं सेटल हो गया, और अब ये पता लग रहा है कि धीरे धीरे उसके माँ बाप ने भी उसको स्वीकार कर लिया है। तो अब एक तरीके से श्यामा को किसी तरीके से वहां से घर से निकालने की स्थिति पैदा होती है, और लगभग जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं उसको निकालने के लिए वो सब कुछ होता है। श्यामा इस रोती हुई हालत में, इस विषम परिस्थितियों में कोशिश करती है कि अपने घर जाए, लेकिन उसके पिता उसको बार बार कहते हैं कि एक ब्याही हुई बेटी को हम घर में नहीं रखेंगे अपने यहाँ, तेरा घर वही है तो वहीं जा, या तो कहीं रास्ते में मतलब जो नदी पड़ती है रामगंगा में उसमें डूब के मर जाए। श्यामा डूब के मरने का चुनाव नहीं करती है, श्यामा संघर्ष करती है कुछ समय वहां, और उसके बाद वो वहां से उस घर को छोड़ देती है।
और घर को छोड़ने के बाद वो निकल जाती है और अलग रहने लग जाती है उसी दौरान। और उसके बाद उसकी एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है सिब्बू। और सिब्बू पैदा होता है और उसके बाद फिर उसको यातना मतलब उसके लिए कि कहाँ से आया, क्या हुआ, किसका है, बड़े सारे लांछन उस पर लगते हैं और उसको घर से अंततः निकाल दिया जाता है। करीब 2 दिन के बेटे के साथ श्यामा निकल जाती है घर से। और घर से निकलने के बाद जहाँ उसका जो है ससुराल था, वहां से वो निकलती है पूरी रात में वो निकलती है वहां से। और निकलते हुए बेहोश सी हालत में सड़क के रास्ते उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई उसको आसरा दे देगा। एक गांव से निकलती है दूसरे गांव से तीसरे गांव, चौथे गांव, 5वें गांव भटकती रहती है। अंततः एक जगह पर एक कुटिया है, मतलब नदी के पास, मुंगा नदी के पास में, जहाँ का जिक्र भी उसमें है, जंगल के पास में कुटिया है। और श्यामा 2 दिन से भटक रही है उस बच्चे के साथ में। और रात हो जाती है, श्यामा को खुद भूख लगी हुई है और बच्चा लगातार रो रहा है। और अंततः जो है कुटिया के पास उसको उजाला सा दिखता है, वो वहां चली जाती है। अंदर देखती है कि एक मतलब जो साध्वी जिसको कहते हैं, हमारे उसको माई जी कहते हैं, तो माई जी अंदर उनको दिखाई देती हैं। तो श्यामा वहां बैठ जाती है और बाहर बारिश भी होने लग जाती है बहुत तेज से जो है। तो साध्वी उनको अंदर बुला लेती हैं और वो पूछती है कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो। तो थोड़ी बहुत आसान जो है साध्वी को सुनाती है श्यामा। और उसके बाद वो उसको थोड़ा बच्चे के लिए कुछ दूध करके देती है और उसके बाद जो है श्यामा को वहाँ सुला देती है। अगले दिन सुबह फिर, क्योंकि श्यामा का वो ठिकाना नहीं था, वहाँ वो रह भी नहीं सकती थी, अगले दिन फिर वहां से वो गाँव की तरफ और निकल लेती है। गांव की तरफ जब निकल जाती हैं तो आगे जाने के बाद जो है ग्रिस्पना के पास एक गांव आता है। वहाँ एक व्यक्ति के वहाँ जो है वो जब मतलब जा रही होती खेतों से, शाम के समय खेतों में बैठी रहती, तो एक बीमार सा व्यक्ति उसके वहाँ आता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ से भाग के आई हो, किस इलाके से, कौन है, बच्चा कहाँ के ले जा रही हो। तो उनको ये बताती है कि ऐसा ऐसा है और ऐसा मैं ऐसे आया हूँ और कोई सहारा मिल जाए तो ठीक है। वो आदमी अपने घर को ले जाता है श्यामा को और अपने घर में कहता है तो यहाँ रह सकती। गांव में बवाल हो जाता है कि एक मतलब भाग के आई के लिए शब्द हमारे यहाँ होता है कि भजोड़, मतलब कि इसने भजोड़ को अपने वहां रख लिया है। क्योंकि उस व्यक्ति की पहले से शादी हुई थी और उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसको थोड़ा सा ये लगता है कि श्यामा यहाँ रह भी लेगी और इसके जरिए मेरा वंश भी चल जाएगा। वो इस तरीके से जो है और श्यामा से पूछता है, उसकी जाति और वो सब पूछता है। तो उसके बाद उसको कोई दिक्कत होती नहीं। गांव में उस व्यक्ति का विरोध होता है लगातार, लेकिन अंततः वह गांव वालों को समझाने में या मतलब लगभग वो हो जाता है, कामयाब हो जाता है कि देखो वो विपद की मारी हुई महिला है, उसको यहाँ मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं उसको पत्नी के तौर पर स्वीकार करता हूँ करके। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद गांव की जो संरचना है उसमें यह जरूर है कि जो कहीं से भाग के आया हुआ है उसको वह स्वीकार्यता मोटे तौर पर नहीं मिलती, खासकर सामाजिक जितने काम होते हैं। श्यामा के साथ भी वही होता है। श्यामा को पनाह मिल गई, श्यामा को एक घर मिल गया। शुरुआती दौर में जो है जो पहली पत्नी थी उनकी वो विरोध करती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह विरोध भी कम होते जाता है क्योंकि श्यामा लगातार वहां पूरा काम करना है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, मतलब इस गांव का सबसे गरीब परिवार है। लगातार जो है मतलब मजदूरी करती हैं, लगातार हिम्मत दिखाती हैं और पूरा काम धाम करने लग जाती है। लेकिन उनकी एक इच्छा रहती है कि उनका जो सिब्बू है बेटा वो किसी तरीके से पढ़ लिखे। मतलब वो मजदूरी करती हैं, दिन भर मजदूरी करके पैसे लाती हैं, घर को चलाती हैं, क्योंकि सिब्बू के जो पिताजी हैं वो भी वहां बीमार ही रहते हैं, वो व्यक्ति जो है लगातार बीमार है। अब जो सिब्बू की ठुलिजा है, ठुलिजा वही है जो उनकी पहली बीवी है, वो भी लगभग बीमार से ही है। तो पूरा घर का कारोबार, पूरे घर को देखने की जिम्मेदारी जो है वो श्यामा पर आ जाती है और उसके साथ श्यामा जो है उसको पढ़ाने का जिम्मा भी श्यामा के पास होता है। तो उपन्यास शुरुआत में जो है श्यामा के वहां से शुरू होता है जहां सिब्बू की पढ़ाई का है और सिब्बू का रिजल्ट आना है, उसके 5वीं का जो है रिजल्ट आना है और रिजल्ट से शुरू होता है ये उपन्यास। और उसके बाद फिर आगे चलने के बाद फ्लैशबैक में आता है। अब एक माँ जो इतने संघर्षों से अपने बेटे को पाल रही है, दुख झेल रही है, अपमान झेल रही है, उसके बावजूद वो यह चाहती है कि किसी तरीके से उसका सिब्बू जो है वो पढ़ ले। और इसमें अब उसका और वो मजदूरी करने गई हुई है और रोड के पास में, और सिब्बू का आज रिजल्ट आना है और
और उसकी पूरी नजरें उस रोड की तरफ है कि शिबू आएगा तो क्या, कैसे पास होगा, फेल होगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मतलब बहुत सारी चीजें उसके मन में उमड़ घुमड़ रही है कि कैसे जो है क्या होगा अगर उसने फेल हो गया, अगर वो पास नहीं हुआ। तो वो कर मजदूरी नहीं है वहां पर, लेकिन मजदूरी करते हुए उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। और वो लगातार शिबू जिस रास्ते से शिबू ने आना था उस रास्ते की तरफ उसकी नजर जो है सुबह से लगी हुई है। उसका एक अंश है छोटा सा जो मैं बिल्कुल कुछ लाने हैं, उससे मुझे लगता है कि थोड़ा उसको और समझ में आ जाएगा। अब शिबू को भी उसको रोड के पास में ही वो जो है वो कर रही है, मजदूरी वहां पे कर रही है, और उसकी नजर लगातार जो है इस बात पर है कि शिबू जो है वहां से आए। तो इसका अंश है, मैं उपन्यास से पढ़ रहा हूं। धुकधुकी बढ़ गई है, क्या खबर लाया है शिबू, इतनी दूर से ठीक अंदाजा भी तो नहीं लग सकता। ध्यान से नजर गड़ाती, चाल में ढिलाई है कि तेजी, चेहरा कैसा है, खिला हुआ है या मुरझाया। हंस रहे हैं शायद सब, नहीं खाली बात कर रहे हैं। अब उसने शिबू को देख लिया दूर से, और शिबू को दूर से देखने के बाद उसके हाव भाव से पता लगा लिया कि क्या हुआ होगा रिजल्ट में। जैसे जैसे शिबू नजदीक आ रहा था, श्यामा की धड़कन बढ़ती जा रही थी। खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था। अगर बुरी खबर लाया शिबू तो श्यामा वहां गिर पड़ेगी। अब शिबू आ गया नजदीक में। इजा इजा चिल्लाता हुआ आता है शिबू। श्यामा अपलक उसे पढ़ती रहती है। हंस रहा है, चेहरा खिला हुआ है। शिबू बिल्कुल करीब आ गया। इजा पास हो गया मैं। और एकदम नजदीक आते हुए जब वो यह कहता है कि इजा पास हो गया मैं, तो दरअसल श्यामा को ऐसे लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। और उसका बेटा जो जिस मेहनत कर रही थी, और उसका बेटा आज पास हो गया। और इसके बाद वह वहीं से जो है ठेकेदार से कुछ पैसे उधार लेती है और उसकी मिठाई खरीदती है। और उसकी मिठाई खरीद के जो है वो शिबू को खिलाती है और कहती है कि ये तेरे बौजू को, तेरी ठुलिया को, सबको दिया जाएगा। और उसके बाद वो शिबू को लेकर अपना उस दिन की मजदूरी भी छोड़ देती है कि आज मैं नहीं करूंगी, आज मेरा बेटा पास हुआ। और उसको लेकर वो वापस जो है घर चली जाती है। और घर में जब वो मिठाई खिलाती हैं तो उसके शिबू के बॉस कहते हैं जहां तू मिठाई लाई थी इससे अच्छा कुछ सब्जी ले आती, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर ये होता है कि अच्छा शिबू आज पास हुआ है, और मतलब सबको खुशी होती है। धीरे धीरे श्यामा का जीवन पटरी पर आने लग जाता है, लेकिन उसके दुख और संघर्ष कम नहीं होते, क्योंकि उसको हर रोज वहां मेहनत करनी है और उसी का जो आना है उसी से खाने के लिए करना है, उसी के लिए सब कुछ करना है। जमीन बहुत है नहीं, ज्यादा जमीन बंजर है। जो है मौसम की अलग मार है, क्योंकि बरसात अगर नहीं हो रही है तो उससे नहीं होना है। जिस घर में जो है वो रहते हैं एक ही घर है, और एक दिन वो घर भी बरसात में टूट जाता है। अब उसके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है कि अब वो रहे तो रहे क्या। लेकिन श्यामा के पास हिम्मत है, वो हर बात में शिबू के बौजू और उनको यह समझाती रहती है कि हमें हिम्मत करके हम इसको बना लेंगे। और इसी हिम्मत के बल पर श्यामा जो है एक मिस्त्री से बात करके उस पूरे घर को खुद ही जो है पेड़ काट के और वहां से चीजें लाके, पत्थर लाके, रात में मतलब दिन भर मजदूरी करते हैं दूसरे के वहां, और रात में अपने घर के लिए पत्थर लाती हैं, और अंततः वहां उस पूरे घर को तैयार करती हैं श्यामा। इसके अलावा घर बनाने के बाद जो बंजर खेत थे उनको खोद देते हैं, और धीरे धीरे जो गाय भैंस कुछ नहीं थी, क्योंकि उसके बाद श्यामा जो है एक बच्ची को भी जन्म देती है, और उसको भी जो है उसके लिए दूध चाहिए होता है, वो दूध वहां नहीं है। और जब वो दूध के लिए जो है फिर एक गाय पालती हैं, और गाय पालते हुए जो है धीरे धीरे फिर भैंस रखती हैं, धीरे बैल रखते हैं, और पूरी खेती आबादी कर देती है। और धीरे धीरे वो घर जो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से लाचारी की स्थिति में था, कहीं ना कहीं वो पूरा घर जो उस पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा गरीब था, जहां कुछ नहीं था, खाने की स्थिति का भी फाका पड़े हुए थे। श्यामा अपने संघर्ष से, श्यामा अपनी पूरी जिजीविषा से, और श्यामा अपनी पूरी ताकत, मेहनत, लगन से उस पूरे घर को वापस खड़ा कर देती है। और धीरे धीरे शिबू के बौजू का इलाज भी चलता रहता है, उसके फुलिजा का इलाज भी चलता रहता है, वो भी ठीक होने लग जाती है। और गांव भर में शिबू के बौजू की प्रतिष्ठा भी होने लग जाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वह आर्थिक तौर पर मजबूत भी हो रहे थे। और यह काम सिर्फ श्यामा के कारण हो रहा था, क्योंकि श्यामा लगातार सब कुछ, मतलब दिन में मजदूरी करना, रात में अपने घर के लिए काम करना, यह सारे काम कर रही थी। और धीरे धीरे वो पूरे उस घर को जो है
पूरे गांवों के बीच में प्रतिष्ठा दिला देते हैं। और धीरे धीरे श्यामा का भी की स्वीकार्यता और श्यामा के का भी ये संघर्ष जो है पूरे गांव और आसपास के लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि श्यामा के कारण ही जो है आज वहां ये सब कुछ हो पाया है, वो घर खड़ा हो पाया है। ठीक इसी दौरान जो है शिब्बू 12वीं पास कर लेता है और 12वीं पास करने के बाद, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आती है, और 12वीं पास करने के बाद श्यामा को भी ये लगता है कि अब यहाँ ये करेगा क्या, कुछ कमाएगा तो हमारे लिए भी भेजेगा। तो एक ऐसा ही आता है, अब शिब्बू को जो है प्रदेश भेजना है। प्रदेश का मतलब है कि उसको घर से कहीं और भेजना है। तो गांव का एक लड़का है कुंदन, जो दिल्ली में नौकरी करता है। श्यामा उसको बताती है, रात भर शिब्बू को समझाती कि कुंदन तेरा भाई की तरह है, वो तेरे को ले जा रहा है, अपने साथ रखेगा, वो जो भी तेरे को कहेगा तेरे को उसकी बात माननी है, उसको जवाब नहीं देना है। मतलब उस पूरी रात, जिस रात शिब्बू को अगले दिन दिल्ली आना है, श्यामा लगातार उसको यही समझाई जा रही है कि तेरे को मेहनत लगन से काम करना है, घर की चिंता नहीं करनी है, घर अब ठीक है, खेती बाड़ी भी है, गाय भैंस भी है, बैल भी है, तेरी बौजू भी अब ठीक हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहन भी है तेरी खिलिजा भी अब ठीक हो गई है, वो भी काम कर सकती हैं, तो घर की चिंता मत करना, बस मन लगा के काम करना। और रात भर जो है शिब्बू को समझाते हुए जो है शिब्बू की आंख लग जाती है, लेकिन श्यामा के दिमाग में वो पूरा संघर्ष, जहां वो 1-2 दिन के जो है शिब्बू को लेकर आई थी, वो पूरी चीजें उसके दिमाग में घूमने लग जाती हैं। और पूरी रात जो है श्यामा को नींद नहीं आती है, बार बार वो बाहर देखती है, क्योंकि 4 बजे घर से निकल जाना है गाड़ी पकड़ने के लिए। तो एक तारा होता है जिसको हम ये कहते हैं आज भी, मतलब वो उजाला होने वाला एक तारा रहता है, वो एक पहाड़ से छिप जाता है, तो ये माना जाता है कि अब जो है उजाला होने वाला है। तो बार बार श्यामा बाहर जाके उस तारे को देखती है कि अभी कितनी देर है करके, क्योंकि टाइम का अंदाजा इसी से लगना है। तो जब वो देखती है कि वो तारा उनके घर से थोड़ा आगे चला गया है, श्यामा को ये लगता है कि अब शिब्बू को उठा दिया जाए, क्योंकि अब जाने का समय आ गया है, अब उसको जो है हमको धीरे धीरे चल देना है। श्यामा जो है उठती है, खाना वाना बनाती है शिब्बू के लिए, रास्ते के लिए वो करती है। उसके बाद शिब्बू को उठाती है, शिब्बू के बाजू उठ चुके हैं, उनको तंबाकू दे दिया, वो तंबाकू पी चुके हैं। खिलिजा भी उठ गई हैं, वो भी कुछ काम पर लग गई हैं, चाय वाय सबने पी ली है। अब यह है कि अब जो है शिब्बू तैयार हो गया, उसके पिता ने उसको जो है पिठाई लगा दिया, उसको जो है वो सब कर दिया। श्यामा ने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे, कहा कि ये जाके अंदर जो कुल देवता है उनको चढ़ा दो के आ जा। और उसके बाद अब जाने की तैयारी हो रही है। आधे रास्ते तक शिब्बू के बावजूद फुलिजा और बहन सब छोड़ने आते हैं, सबके आंखों में आंसू हैं, लेकिन श्यामा सबसे कहती है कि वो प्रदेश कमाने जा रहा है और तुम सब क्यों रो रहे हो, और उसको जाने दो, नहीं तो इससे वो भी कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद आधे रास्ते में से वो लौट, श्यामा उसको छोड़ने के लिए रोड तक जाते हैं। अब रोड पे पहुंचते हैं, रोड पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, लगभग मतलब दिन मतलब एक तरीके से सुबह होने को है, बस आने वाली है। वहीं कुंदन भी मिलता है, कुंदन के हाथ में उसका हाथ थमा देती है श्यामा और कहती है कि अब मतलब जैसे रखना है आपको ही इसको रखना है। और रास्ते भर में जब वो शिब्बू को ले जा रहे थे तो तब भी वो बार बार इसी चीज को समझा रही थी कि घर की कोई चिंता तुमको नहीं करनी है, बल्कि जो है अपने काम में मन लगाना है, और किसी तरीके से जो है, और लगातार ये समझाई जा रही थी कि ये खाना नहीं, ये नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। शिब्बू लगातार इस बात को हाँ हाँ कह रहा था, और वो इस बात पर भी जोर दे रही थी कि अब कोई काम नहीं है, सिर्फ एक कुल देवता के मंदिर में पूजा देनी है, जब तू आएगा तो तब मैं वो पूजा में दूंगी करके। ये सारी बातचीतें होती हैं, ये सब बात होती रहती है। और गाड़ी जैसी ही श्यामा के सामने से ओझल होती है और श्यामा अपने आप को रोक नहीं पाती है और लगातार रोती रहती है जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो जाती, मोड़ से दूसरी तरफ नहीं चली जाती। श्यामा के आंसू थमते नहीं है और लगातार उसके दिमाग में शिब्बू चलता रहता है। उसको ऐसा होता है कि मैंने उसको छोड़ा क्यों, उसको क्यों जाने दिया। फिर वो अपने आप को समझाती है वहीं बैठ के कि मैं उसको जाना ही नहीं था एक दिन। और धीरे 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 धूल उड़ती निकल जाती है, गाड़ी बहुत दूर चली जाती है, पूरा सन्नाटा इलाके हो जाता है। नीचे बहती हुई रामगंगा की आवाज आती है, उस आवाज में कहीं श्यामा अपने फिर पुराने दिन में खो जाती है और उपन्यास यहाँ खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से अगर पूरे इस उपन्यास को अगर आप देखें तो यह उपन्यास दरअसल पहाड़ के स्त्री के संघर्ष, उसकी जीविका और उसकी जीवंतता को दिखाता है। पूरा एक कुमाऊं का जो अंचल है ना, उसकी सांस्कृतिक विविधता,
के साथ साथ उसमें घर, परिवार, पहाड़, पशु, पक्षी, मतलब पूरे नातेदारी, रिश्तेदारी, संघर्ष, उन सबको बहुत बारीकी से जो है क्षितिज शर्मा ने यहाँ है। मैं बार जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे लगातार रेणु और जो है शैलेश मटियानी याद आ रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि इस तरह से एक अंचल का मतलब चित्रण जो है अगर बहुत बारीकी से किसी ने कहा किया है तो वो रेणु के और शैलेश मटियानी, खासकर पहाड़ के संदर्भ में तो शैलेश मटियानी के वहां मुझे दिखता है। तो मैं बार बार समझ रहा था कि आंचलिकता, मतलब एक रचना में आंचलिकता या अंचल आता कैसे है। तो जब हम एक देखते हैं कि वो दरअसल जिन पात्रों का चित्रण कर रहे हैं उन पात्रों के साथ वहाँ की भौगोलिक, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन और उसके पूरे ताने बाने का बहुत बारीकी के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो वही वो अंचल है जो फिर जीवित होने लग जाता है। मतलब आप बार बार पढ़ते हुए, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगातार आप उन संवेदनाओं में डूबते चले जाएंगे। मतलब आपको बराबर ये दुख बना रहेगा कि अच्छा श्यामा का संघर्ष कितना बड़ा है। मतलब आप उसके संघर्ष को, उसके चरित्र को भूल ही नहीं पाएंगे। और उसके साथ जो भौगोलिक स्थितियां, जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक परिवेश आता है और उस परिवेश के साथ जो पूरा उसका संघर्ष देखने को मिलता है वो लगातार आपको झकझोरता रहेगा। एक तरीके से श्यामा के जीवन की पूरी संघर्ष गाथा है ये। पहाड़ में ये संघर्ष आपको दिखने नहीं दिखेगा। मतलब मैं पहाड़ का होते हुए हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इसको लेकर ज्यादा हो रहा हूं, लेकिन अगर आप भी इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इस उपन्यास में वह ताकत है जो अपने पाठक को इसको पढ़ा ले जाए और उस पढ़ाते हुए बराबर आपको जो है उन संवेदनाओं के साथ जोड़ दे। मतलब वो पात्र निर्जीव नहीं है इसमें। मेरे लिए कहीं श्यामा या शिब्बू या उसकी बैजू या उसकी फुलिजा वो निर्जीव पात्र ही नहीं रहे, मैं बराबर उनको सजीव तौर पर देख रहा था। मतलब मैं यह महसूस कर रहा था कि श्यामा जब मजदूरी के लिए जा रही है, श्यामा अगर वो चढ़ाई चढ़ रही है तो मेरे लिए वह जीवंत पात्र के तौर पर है। श्यामा किसी के घर में काम कर रही है जहां उनका घर बन रहा है तो वो जीवंत पात्र के तौर पर है। श्यामा अगर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बाजार से जो है 30 किलो का वजन उठा के ला रही है, और क्योंकि उनको यह है कि अगर दूसरी बार भी आऊंगी तो हो सकता है आज की मजदूरी कट जाए, इसलिए अपना सामान एक ही बार में ले जाऊंगी। जहाँ की गाँव की और महिलाएं 2-2 बार जा रही हैं, 2 बार लेके आ रही है, तो उसको लग रहा है कि पूरा दिन ही मेरा खत्म हो जाएगा अगर मैं बाजार से सामान, तो फिर मैं काम क्या करूंगी दूसरे उसका। तो वो चिंता सब कुछ बराबर यह उपन्यास जीवंत कर जाता है। इसलिए मुझे इसको पढ़ते हुए बरबस मतलब शैलेश मटियानी मुझे लगातार याद आ रहे थे और रेणु लगातार याद आ रहे थे कि एक अंचल और इन सबको कैसे आप जीवित कर सकते हैं और उस पहाड़ के जीवन के संघर्ष के साथ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहाड़ को समझना किसी रोमांटिक भाव से भी नहीं समझा जा सकता, किसी नॉस्टैल्जिया से भी नहीं समझा जा सकता। मतलब हम में से बहुत सारे लोग जो पहाड़ से निकल आए हैं उनका एक नॉस्टैल्जिया है कि वो पहाड़ को लेकर थोड़ा सा जो है आउट रहते हैं, अच्छा ऐसा था तो अब ऐसा हो गया। और दूसरा कि जिन्होंने पहाड़ को कम देखा, जो पहाड़ में टूरिस्ट की भांति जाते हैं, उनके लिए रोमांटिसाइज करता है पहाड़। लेकिन पहाड़ इन दोनों के बीच में कहीं पर है। मतलब आप ना तो उसको बहुत रोमांटिसाइज होकर देख सकते हैं, ना ही नॉस्टैल्जिया के तौर पर देख सकते हैं। पहाड़ का वह जीवन, उसका संघर्ष उसके भीतर है, मतलब उस पहाड़ के भीतर है। अगर आप उस भीतर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और उसका पूरा अपनी एक संस्कृति है, उसका अपना पूरा एक कल्चर है, उसकी पूरी अपनी एक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना बधी हुई है। मतलब तारे को देखकर हमको टाइम का 4 बजे का अंदाजा लग जाएगा, 5 बजे का अंदाजा लग जाएगा। इसी में मैं अगर ऐसे जोड़ूं एक बात कि मेरी 2 दिन पहले अपनी मम्मी से बात हो रही थी। चैत के महीने में मतलब एक पक्षी होता है हमारे वहां, और वो पक्षी की जो आवाज होती है, अगर आपको चैत के महीने में अगर उस पक्षी की पहली बार आपने आवाज सुनी तो आप किसी भी जमे हुए पत्थर को थोड़ा सा उसको हाथ से निकालते हैं, पत्थर को निकाल के देखते हैं और उसके नीचे जैसा कीड़ा मिलता है, ये माना जाता है कि इस बार ऐसी ही फसल होगी। और ये सदियों से चला रहा है। तो रात में बात हो रही थी तो अचानक से मम्मी ने कहा कि बोला आज मैं मतलब वहां कोई हल चला रहे थे, मैंने बोला खेत में गई तो वहां उसको मतलब मुझे ठीक ठीक नहीं पता उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उस चिड़िया का क्या नाम है, लेकिन कुमाऊनी में उसको हम जो है वहां हमारे इलाके में उसको कफू कहा जाता है। तो बोला कि कफू बासा, मतलब बासने का मतलब है कि उसने आवाज दी। तो मम्मी ने जो हल चलाने के लिए, खेतों के बंटवारे करने के लिए जो पत्थर रखा रहता है, वो बड़ा रहता है पत्थर नीचे, तो उस पत्थर को जो है निकाला वहां से, तो उसके नीचे से
जो कीड़ा निकला वो सफेद वाला कीड़ा निकला। तो मम्मी का ये मानना था कि इस बार जो अच्छा अनाज होगा वो सफेद अनाज होगा, मतलब जो भी जैसे सोयाबीन की दाल है, जैसे झुमरा हमारे वहाँ होता है, सब जो सफेद अनाज है वो सफेद अनाज इस बार ज्यादा होगा। और अगर काला कीड़ा निकलता तो मड़ुआ और जो काले अनाज है, भट्ट और जो अन्य तरह के काले अनाज है, ये ज्यादा होते हैं। तो ये विज्ञान है उनका, और उस विज्ञान पर ये आस्था है कि बात मतलब सिर्फ उन्हीं के सामने जो हल चलाने गए थे वो सब भी अच्छा कौन सा कीड़ा आया, कौन सा कीड़ा आया, तो सबने पूछा। तो सबकी ये आस्था उस विज्ञान पर ही है। मतलब वो सॉइल टेस्ट करके नहीं पता करना है कि इस बार कौन सी जो है वो ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी करके। तो मतलब ये वो पहाड़ की संरचना है। अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में उसका केंद्र था। अभी 5-6 दिन ही हो गए, 12:32 पर भूकंप आया। और करीब मैं जगह हुआ ही था तो मैंने मैसेज एक डाल दिया बहन को, मैंने कहा भूकंप आया। तो वो सो चुकी थी, सुबह मम्मी का फोन ही आ गया, बोला अरे कल रात भूकंप आया। भूकंप को हमारे यहाँ कुमाऊनी में बोलते हैं चलुक, कि चलुक आया। तो बोला मम्मी ने बोला मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, फिर 12:33 में मैंने फोन देखा तो मुझे लगा कि हाँ आया करके। मैंने कहा 12:32 का आया था। तो इस भूकंप को भी जो देखने का नजरिया है, जैसे भूकंप आने के बाद मतलब शहर में जहां घर से भागने की हम प्रक्रिया में रहते हैं, वहां इस भूकंप आने के साथ मतलब लगातार उसको शांत करने, ये माना जाता है कि पूरी धरती जो है वो किसी न किसी कारण से जो है क्रोधित है। तो जब भूकंप होता है तो उसके साथ ही बोला जाता है कि धीरे बहना धीरे बहना। मतलब वहीं पर ही ये बात कह रहे होते हैं कि धीरे बहना धीरे बहना धीरे बहना, मतलब कि धरती शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। तो ये और ये अभी भी है। मतलब मैं थोड़ी मजाक में ही कर रहा था मम्मी से, मैंने कहा मम्मी भूकंप आया तो क्या धीरे बहना नहीं बोला? बोला हाँ बोला, रुक गया। तो ये अभी भी है। तो ये वो पहाड़ की संस्कृति है, ये उस पहाड़ का ताना बाना है, ये उस पहाड़ का अपना जीवन है, जहां उसके पास अपने टूल्स है हर तरह के। भले ही हम मतलब ये कहें कि गांव बदल गए हैं, भले ही मैं ये कहूं कि पहाड़ बदल गया, वो पहाड़ वैसा नहीं रहा, लेकिन उस पहाड़ का संघर्ष, उसके जीजीविसा वो वैसा ही है लगभग। आप उसको अगर आप देखेंगे तो उसके थोड़ी बहुत रूप में परिवर्तन आ गया, मतलब खेती थोड़ा कम हो गई, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें वह सब कुछ बचा हुआ है जिसका होना जरूरी है। और जहां खत्म हुआ है वहां सब कुछ खत्म हो गया। और अगर सब कुछ खत्म नहीं होता तो 900 गांव जो है वो भुतहा गांव नहीं होते पहाड़ में, है ना। और अगर सब कुछ बचा ही रहता तो मतलब वो स्थिति नहीं आती जो आज की स्थिति है। तो ये था इस उपन्यास के बहाने मैं फिर से उस पूरे जनजीवन में, उस पूरे संघर्ष से जुड़ पाया। तो ये मूलतः इस पहाड़ की कहानी थी। और यही मुझे लगता है कि अगर आपको टाइम मिले तो किताब घर से ये किताब प्रकाशित है तो आपको पढ़ना चाहिए। मुझे मतलब आशा है कि ये आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। प्रकाश, एक तो मुझे लगता है कि तुमने पुस्तक खरीदने की जो जरूरत है उसको समाप्त कर दिया है, कि जिस तरह से तुमने उपन्यास को हमारे सामने रखा, केवल उसकी कथा से ही वाकिफ नहीं कराया, उसका विश्लेषण भी किया। यानी एक टीचर होने के कारण पूरे उपन्यास के तत्वों के आधार पर तुमने समीक्षा भी की। तो मुझे लगता है कि एक मुकम्मल तौर पर हम जितने भी लोग सुन रहे हैं वो काल पर बड़े आधिकारिक रूप से अब हम भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक तो इसके लिए बधाई कि एक स्टोरी टेलर की तरह भी तुमने भूमिका निभाई, एक एनालिसिस के तौर पे अपनी बात की, क्रिटिक के तौर पे भी बात कर रहे हैं। शैलेश मटियानी जी की, रेणु जी की बात करी तो आंचलिक उपन्यासों में मूलतः ऐसा कहा जाता है कि कोई पात्र नायक या नायिका नहीं होते, वो अंचल जो होता है वही नायक होता है। और उस अंचल के जीवन के कैरेक्टर को बताने के लिए कुछ पात्र गढ़ दिए जाते हैं। तो जिस उसमें से एक महत्वपूर्ण पात्र हमारे सामने श्यामा आती है। श्यामा आती है और श्यामा एक प्रतिनिधि पात्र भी है, यानी एक पूरे उस पहाड़ के जीवन में जो स्त्रियां हैं उनके चुनौतियों का वो प्रतिनिधित्व भी कर रही है।
लेकिन केवल प्रतिनिधि पात्र भी नहीं है, वो व्यक्ति पात्र भी है। व्यक्ति पात्र का अर्थ यह हुआ कि वो स्टीरियोटाइप पात्र नहीं है, केवल वर्गीय पात्र नहीं है, उसमें अपनी निजता भी है। तो हमेशा हमें बेहतर पात्र वही होते हैं जिसमें वर्गीयता भी हो, निजता भी हो, यानी वो केवल टाइप्ड कैरेक्टर ही ना हो और इतने भी इंडिविजुअल ना हो कि उनका समाज से कोई संबंध ही ना हो। तो ये एक श्यामा के तौर पर हमारे सामने एक ऐसा पात्र आता है जो पूरे पहाड़ के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही अपने साहस और उस हिम्मत से वह अपने और अपने पे आश्रित लोगों को बेहतर स्थिति में भी पहुंचाती है। यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, उकाब, हालांकि हम कोई अर्थ इसमें निकाल सकते हैं, इस उपन्यास का नामकरण उकाब रखा गया, उतराई जिसकी खड़ा हुआ है और उकाब कहा। तो उकाब को हम इस पूरे उपन्यास से कैसे अप्लाई करेंगे? जी टीचर, हम लोग कर देते हैं मेरे जैसा, लेकिन उकाव का अर्थ, ठाड़ का मतलब है चढ़ाई और उकाव का मतलब चढ़ना, मतलब चढ़ना, आपको जो है उसका अर्थ चढ़ना है। तो ये दरअसल ये दरअसल उस पहाड़ की स्त्री का या उस श्यामा के जीवन की जो चढ़ाई है जो उसने चढ़ चुके, मतलब चढ़ाई चढ़ने के बाद अब शिबू का दिल्ली की तरफ चढ़ जाना, अब उसके जीवन का वो ढलान शुरू हो रहा है, वो उतराव उसका शुरू हो रहा है। तो ये श्यामा के जीवन की जो चढ़ाई थी जो पीक पर पहुंच गई है, अब जो जहां वो चाहती थी, मतलब उसके जीवन का एक, जब वो शिबू को लेकर 2 दिन के शिबू को लेकर गई थी तो उसको शिबू को वो एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहती थी, इस तरह से डालना चाहती थी जहां वो पूरे अपने जीवन संघर्ष के बाद, क्योंकि वो जी ही शिबू के लिए रही थी, नहीं तो हो सकता है कि वो आमगंगा में कूद जाती, लेकिन जब जब वो कूदने का उसके मन में ख्याल आता था तो उसको शिबू का चेहरा नजर आता था, वो बार बार शिबू को देखती थी। तो आज वो दिन आ गया था जब शिबू जो है प्रदेश कमाने के लिए जा रहा था और उसकी इच्छा पूरी, मतलब उसके जीवन की चढ़ाई अब जो है पूरी हो गई थी, अब वो ढलान की तरफ थी। तो इस संदर्भ में जो है इसका मतलब यहीं पर ही और प्रश्न आमंत्रित करने से पहले मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी और कुछ मेरा ये जानना भी था कि जो तुमने कहा कि उसके जीवन की उतराई शुरू हो जाती है, उतराई यानी जिसने जो चढ़ाई की थी उसका परिणाम आने वाली एक स्थिति में आ जाते हैं कि उसको फल सा मिल रहा है। तो क्या वाकई ये फल पहाड़ी व्यक्ति चाहता है कि यह असली चैलेंज यहाँ से शुरू होता है कि क्योंकि ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है शिबू वापस नहीं आएगा, शिबू पहाड़ पर वापस नहीं आएगा, वो होली दिवाली के दिन ही जाएगा शिबू, अब वो वापस नहीं जाएगा। तो क्या ये उकाव वाकई डिजायरेबल है? लेकिन क्या ये उकाव एक पहाड़ी जीवन के लिए वांछनीय है? क्योंकि मेरी जिज्ञासा है, मतलब प्रश्न नहीं खड़ा कर रही हूँ लेकिन समझना चाह रही हूँ, क्या पहाड़ी व्यक्ति यही चाहता है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर अगर हम कहें तो बिल्कुल नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कहें कि एक पहाड़ में बिल्कुल है, ये माँ बाप की, माँ की खासकर इच्छा इतनी रहती है कि मेरा बेटा कमाए, प्रदेश जाके कमाए। अब क्योंकि उसको ये लगता है कि इस यहाँ घर में रहने के बाद या गांव में रहने के बाद, क्योंकि वो क्या करेगा, उसके लिए कुछ है नहीं, उसका भविष्य मतलब गांव से शहर की तरफ ही बनेगा। मतलब इसका एग्जाम्पल ये भी है कि मैं अपने दादाजी के साथ जागरी लगाता था, जो एक प्रथा थी। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था, मेरी माँ कहती थी कि लोगों के बच्चे जो है दिल्ली में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। जबकि वो ऐसा नहीं है कि कोई माँ अपने बच्चे को अलग करना चाहे किसी से, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उनको ये लगता था कि नहीं, इसका भविष्य जो है वो वही है, शहर में जाके ही सुरक्षित होना है। तो ठीक जो है यहाँ भी श्यामा को संतोष मिलता है कि उसने अपने घर का कर दिया, अब जो है शिबू जो है जाके कमाने लायक हो गया, वो एक तो हमको भी पाल सकता है और दूसरा कमाएगा भी, और अब उसको यहाँ से मतलब, क्योंकि ये लगता है कि अब शहर में जाके उसका जीवन जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आसपास जिन लोगों को देख रही थी उनके लिए एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा गोल जो है उस शहर में जाके नौकरी करने का था। तो भले ही 4 पैसा ही भेजे, 2 पैसा ही भेजे, व्यवहारिक तौर पर तो यही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर देखें तो बिल्कुल नहीं। मैं इससे कभी सहमत ही नहीं हो सकता कि जो है कि आप पहाड़ से निकल के शहरों की तरफ आ जाएं करके, लेकिन व्यवहारिक तौर पर एक इच्छा तो आप यही, हर मतलब पूरे पहाड़ की पूरी एक इच्छा यही है। और
इसी का अगर मैं एक व्यापक दृश्य करूं तो वो पंजाब जो अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहता है, क्या इसको भी मैं इसी ढंग से मतलब मैं कुछ चीजें जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो तुम बात कह रहे हो वो बात उसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, उसका भौगोलिक दायरा बढ़ा दें, तो वो तमाम वो जो अपनी जमीनें बेच बेच के तुम जिन 900 भुतहा गांव अपने गांव की बात कर रहे हो, इधर कपूरथला और इसके आगे जो हैं बहुत सारे गांव ऐसे ही हैं जो भुतहे ही हैं, जिन पे बड़े बड़े मकान या जो भी हैं गांव के गांव खाली हो गए हैं और सब कनाडा चले गए हैं ना कभी वापस आने के लिए। तो मैं केवल ये भी कह रही हूँ कि पलायन है केवल पहाड़ से मैदान तक का पलायन नहीं है, देश से विदेश तक का भी पलायन है। मतलब मुझे ऐसा, मैं इसको इस ढंग से भी देख सकती हूँ। बिल्कुल मैम, जैसे पलायन को लेकर मेरी समझ ये कहती है कि पलायन हमेशा से रहा है। मतलब पलायन का 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक मजबूरी का पलायन है, एक प्रतिभा का पलायन है, एक लग्जरी का पलायन है। प्रतिभा का पलायन हमेशा से होता है, मतलब हमेशा से होता रहा है। मतलब आपके साइंटिस्ट विदेश जाते रहे हैं, है ना, वहां से और बेहतर सीखे हो सकता है, फिर वापस लौटे। प्रतिभा का पलायन है। मजबूरी का पलायन जहां आपके पास कोई चारा नहीं है, जैसे जो पहाड़ से मोटे तौर पर 90 से पहले जिन लोगों ने पलायन किया वो मजबूरी का पलायन था उनके पास में। मतलब वो कोई शौकिया पलायन उनका नहीं था। मतलब मेरे पास 10वीं के बाद कोई स्कूल ही नहीं था तो मुझे रामनगर ही आना था। मतलब मेरे पास वही चाह रहा था कि मुझे रामनगर आके पढ़ना है, तो इसके कोई विकल्प इसके पास नहीं था। या तो मुझे पढ़ाई छोड़नी थी, या रोजगार के संदर्भ में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। या तो मुझे गाँव में जो है चाय की दुकान खोलनी थी, या मच्छी मारने थे, या बजरी बेचनी थी, या खच्चर रखने थे। यही काम था, क्योंकि खेती उस लायक नहीं प्रोड्यूस कर पाती जिसमें कि सब लोग आगे जीवन चलता है। तो मेरी मजबूरी थी, मैंने मजबूरी के साथ पलायन किया। तो एक प्रतिभा का पलायन था, एक मजबूरी का पलायन था, और तीसरा जो है वो लग्जरी का पलायन है, जहां आप अपनी सुविधाओं के लिए पलायन करते हैं। और 90 के बाद पहाड़ में सुविधाओं का पलायन भी हुआ, और जो कनाडा का आपने उदाहरण दिया, मुझे लगता है कि वो सुविधाओं के लिए पलायन है मोटे तौर पर। आप बेहतर अपने जीवन को और लग्जरियस बनाने के लिए, जैसे हमारे वहां जो 90 के आसपास, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं तो इसको इस बात से भी देखता हूँ कि पहाड़ में सबसे ज्यादा पलायन है वो पौड़ी जिले से और अल्मोड़ा जिले से है। और पौड़ी जिला जो है वो सबसे ज्यादा सेना में अवसर देने वाला जिला है, सबसे ज्यादा लोग वहां सेना में अवसर हैं। और वो 90 के आसपास जिन्होंने सेना में अफसरी कर ली, उसके लिए अब उसको लग्जरियस लाइफ के लिए उसने वो तो या तो दिल्ली में बसा, या वो हरिद्वार बसा, या वो जो है देहरादून में बसा। उसने पहाड़ में बसना स्वीकार नहीं किया। तो वो सब था। लेकिन 90 से पहले जिन्होंने वो पहाड़ उठे वो मजबूरी का पलायन। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि इस 3 रूप में इसको पलायन, मेरी समझ ये कहती है कि इसको ऐसे बहुत बेहतर। मैं इसको, जिसके मन में कोई जिज्ञासा हो उपन्यास से संबंधित, पहाड़ से संबंधित, घुमक्कड़ी से संबंधित, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। और हम चूंकि प्रकाश को बहुत हमने स्ट्रेस भी दिया है, पोस्ट कोविड केस से गुजर रहे हैं ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहाड़ की बात करते हुए अब स्ट्रेस में कभी नहीं आएंगे। तो मतलब ऐसे मतलब इसीलिए सब पढ़ी हुई रहा, ठीक ही हो जाता है इससे हमें। हाँ जी, जिनके मन में जिज्ञासा है प्लीज। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। क्वेश्चन में जिज्ञासा है। क्वेश्चन ये जिज्ञासा है कि सर जिस तरह से घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या इस उपन्यास में सर को उतना ही घुमाया जितना वो अपने सामान्य जीवन में घूमना पसंद करते हैं? दरअसल रवि क्या था कि इस उपन्यास में जितनी भी सारी जगहें आई वो मतलब सजीव तौर पर मैंने वो सारी जगहें देखी हुई हैं। मैं मतलब वहाँ कई बार गया हूँ। उस तरीके से घुमाने से ज्यादा मैं ये कहूँ कि इस उपन्यास ने मुझे रुलाया ज्यादा। मैं इसको पढ़ते हुए मतलब बहुत बार भावुक हुआ। स्वाभाविक भी था, क्योंकि जब आप भी पढ़ेंगे मुझे लगता है कि कई बार जैसे क्योंकि ये वैसा ही था जैसे मतलब हमारे घर में जो है कई बार मेरी छोटी बहन जो है वो जैसे हम लोग दोनों भाई अगर घर गए हुए होते हैं या मैं भी गया हुआ तो उसको एक बात सोचती है कि वो एक फिल्म लगा देती है जिसका नाम है बागबान।
और उसको आगे करते हुए वहां लेके जाती है जहां बेटे उसको जो है घर से निकाल रहे हैं। अच्छा, मेरी माँ को फिल्म बहुत पसंद है, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देखनी होती है। बहन वहां बढ़ाती है और उसके बाद मम्मी से कहती है कि ये तेरा परी है, ये तेरे को घर से निकालेगा, ये निकालेगा, ये निकालेगा। यही वो बेटे हैं जिन्होंने घर से निकालना है, तो इसलिए जो है खिलाऊंगी तो मैं ही, तो इसलिए जो है तो इनके चक्कर में ज्यादा मत रहे। मतलब कि इनको ज्यादा, मतलब होता ही है कि नॉर्मली आप घर पे जाओ तो आपको थोड़ा सा उस समय जो है ज्यादा मिलता है ना। तो उस तरीके से जो है पहाड़ को, इस उपन्यास को पढ़ते हुए भी मैं जब इसको पढ़ रहा था इस उपन्यास को, तो मतलब घुमाने की बजाय मुझे इस उपन्यास में रुलाया ज्यादा, संवेदनात्मक तौर पर झकझोरा भी। और मैं बार बार बहुत सारे पात्र मेरे आसपास जीवन में थे जिनके साथ मैं उसको रिलेट कर रहा था कि ऐसा, और मतलब बहुत सारे, क्योंकि वो जिन गांवों का जिक्र है, जिन सड़कों का जिक्र है, जिन रास्तों का जिक्र है, जिन जंगलों का जिक्र है, जिस बस का जिक्र है, वो सब मतलब मैंने मोटे तौर पर देखे हुए हैं, सारा वो है। घुमाने का तो खैर बहुत सवाल नहीं था, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि संवेदनात्मक तौर पर झकझोरा जरूर है। आशीष ने एक प्रश्न पूछा है, भूमंडलीकरण का पहाड़ी जीवन और संस्कृति पर प्रभाव को थोड़ा प्रकाश डाले सर। प्रकाश डालिए। हालांकि वो प्रकाश डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आशीष जी के प्रश्न को टेकअप कीजिए। आशीष, ऐसा है कि जैसे मतलब भूमंडलीकरण का ऐसा कोई प्रभाव बहुत तौर पर तो नहीं देखा जाता है हाँ वहाँ जीवन में, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है कि मतलब इतनी बड़ी जो है आर्थिक तौर पर परिवर्तन आए या सांस्कृतिक तौर पर जो है इतना परिवर्तन आए पूरे देश दुनिया में, उसका असर ना हो। वो असर दिखाई देता है, लेकिन वो हमारे यहाँ भूमंडलीकरण से ज्यादा असर उसको शहरीकरण के तौर पर हम लोग जो है उसको व्याख्यायित करने लग जाते हैं पहाड़ों में। जैसे अब इसको ऐसे समझिए, मेरी दादी ने जैसे मौखिक में वाचिक परंपरा में गाने बहुत होते थे, तो मेरी दादी एक गाना गाती थी कि दिल पे आगो भन बजुआ बन हीरो कट, बुलबुली में जोर हरा चपलू में फटाफट। अब क्या था, इसका अर्थ क्या था? अर्थ यह है कि दिल्ली से एक व्यक्ति आया, दिल्ली में वो बर्तन धोता है और दिल्ली में से आया वो, दिल्ली मतलब दिल पे आगो बन बजुआ, और लेकिन वो जब गांव आया तो एकदम हीरो बन के आया है। अब उसके हीरो होने की पहचान क्या है? उसके हीरो होने की पहचान दो चीजें हैं। बुलबुली मतलब उसके बाल जो हैं बहुत ही अच्छे से करीने से कटे हुए हैं और वो एकदम उनको फट फट बालों को इधर उधर मतलब हिला रहा है उसके बाल, और दूसरा कि उसके पाँव में चप्पल है जो पट पट आवाज कर रहे हैं। तो अब ये गाना था कि दिल गागो भन मजुआ बन हीरो कट, बुलबुली में जोर हरा चप्पलों में फटाफट, मतलब एकदम बुलबुली में बार कभी हाथ से इधर कर रहा है, बाल कभी इधर कर रहा है, और चप्पल जब वो चल रहा है रास्ते में तो पट 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 उसके चप्पलों की आवाज आ रही है। ये उनके लिए परिवर्तन था, यही वो परिवर्तन था जिसको देख रहे थे। मतलब ये कोई भूमंडलीकरण का असर नहीं था, ये मोटे तौर पर माना गया कि शहरीकरण का ही जो असर है। और लेकिन ये हुआ कि लोगों का जीवन बदला जरूर। मतलब आज बाजार में जाके मेरी मम्मी कहती थी अरे गर्मी हो रही है बेटा ठंडा पी लेते हैं, ठंडा मंगा देते हैं, तो सारी तरह की कोल्ड ड्रिंक उनके लिए ठंडा है। मतलब मैंने 3 दिन पहले का जो जिक्र कर रहा था, जो हल चलाने गए थे उन्हीं के लिए मम्मी कह रही थी कि मैं घर से दरअसल उतनी दूर चाय बना के नहीं लाई, सोचा बाजार से ठंडा पिला दूंगी, ठंडा ले लेंगे, बाजार तो बंद है सारा। तो ये तो हुआ, ये परिवर्तन तो आया। और लोग जैसे पहले पहाड़ों में, अच्छा शहरों में तो हम लोग मिठाई और फल फ्रूट लेके जाते हैं, पहाड़ में अक्सर क्या होता था कि जब आप किसी के घर जा रहे हैं रिश्तेदारी में तो सब्जी लेके जाते थे। मतलब आप बाजार से कोई सब्जी लेके, क्योंकि हो सकता है कि उतनी दूर आदमी आ ना पाए, वो सब्जी ना हो घर में, तो जो आप ले जा रहे हो बन जाएगी, है ना। एक लौकी रख ली, गोभी, मतलब जो भी आपने जो चीजें हैं वो सब्जी लेके जाते थे। लेकिन अब वो परिवर्तित हो गया, अब आप जो है मिठाई लेके जाने लग गए हैं, अब आप सब्जी नहीं ले जाते। मतलब सब्जी ले जाना है बड़ा तुच्छ सा, अरे क्या कुछ क्या लेके आ रखा था, वो तो 2 लौकी ले आया। अब वो नहीं है, अब आप मिठाई लेके जाते हैं या बिस्किट लेके जाते हैं, कई लोग जूस लेके जाते हैं। ऐसा परिवर्तन तो आया, लेकिन मैंने कहा कि जो मूलभूत ढांचा था और जो उसका पारस्परिक संबंध था अपने खेतों से, अपने आसपास के जीवन से, मतलब जंगल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब पेड़ आज भी काटना है तो पहले दिन पूजा होनी है उसकी, वो तय है। आज भी अगर पहली फसल काटनी है तो वो मंदिर में चढ़नी है तो वो तय है। आज भी अगर जो है अब पानी लेने जाना है तो सबसे पहला पानी लेके वो पहला लोटा जो है आपको किसी पेड़ में देना ही देना है। उस पारस्परिकता के साथ मतलब अपने आसपास के जीवन में उसका कोई असर नहीं दिखा,
हाँ उस भौतिक जीवन में और बाहरी जीवन में उसका असर जरूर है, लेकिन वो व्याख्या उसकी शहरीकरण के तौर पर, अब हम उसको भूमंडलीकरण कह दें या कुछ भी कहें। अब प्रकाश, जैसे अभी तुमने बात की, अभी आशीष ने जो भूमंडलीकरण की बात की, यानी आपका जो गांव, आपका जो जिला है, वो भी अब गूगल मैपिंग के उसमें आ गया है ना? गूगल मैपिंग के उस पर आ गया है। तो यानी एक टूरिस्ट के लिए जो अननोन जगह ढूंढता है, वो भी अब वो डिस्कवरेबल हो गया है। तो यानी टूरिस्ट बाहर का अब उन अंदरूनी जगहों पे पहुंच रहा है। तो बाहर का टूरिस्ट जो आ रहा है, वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपना कचरा सा या अच्छी जो भी चीज है वो भी लेके आ रहा है। तो पिछले जब आप गांव छोड़ करके निकले थे पहली बार दिल्ली के लिए, और अब जब वापस जाते हैं, तो क्या सड़क में कोई परिवर्तन आया है? कि क्या वो दूरी कि आप अपने घर से बस स्टैंड तक जो चल कर आते थे सामान उठा करके, वो डिस्टेंस कुछ अब हुआ है? नहीं, मैं आवाज मैम आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मतलब वैसे देखें तो कोई वो डिस्टेंस कम नहीं है, लेकिन मुझे जो परिवर्तन लगता है जब से मतलब पहाड़, मैंने उस तरीके से पहाड़ से निकलकर शहर आया, तो हुआ ये कि जो मुझे परिवर्तन नजर आया, जब हम लोग गांव में थे तो भैंस चराने के लिए नदी के पास तक जा रहे थे, वहां से सड़क हमारी निकलती, अभी तक सड़क हमारे गांव तक नहीं पहुंची है। तो जो पार से आए, उन्होंने रोका, तो वहां एक कुरी का पेड़ होता है। कुरी मतलब वो बहुत सारा झाड़ सा बना होता है, और उस पर पीले पीले से फूल आते हैं, और वो फूल मतलब पता नहीं सुंदर होते हैं कि नहीं होते, हमारे लिए तो वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो चुभने वाले कांटे भी उसमें छोटे छोटे, और वो जंगली जानवरों के रहने की जगह भी होती है। तो हम गाय भैंस चरा रहे थे नदी के पास में, तो सड़क पर आके कार रुकी, और उसने वो फूलों के पास में जो है दो लोग उसमें से उतरे। एक आदमी ने फोटो खींची, दूसरा उस पर फोटो ले रहा था उस फूलों के पास में खड़े होके। और तो हम लोग बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे कि इसमें क्या फोटो ले रहा है, इसमें क्या है ऐसा। ये तो बड़ा देखा कि क्या है, जब समझ नहीं आया कि वो फूलों के साथ में फोटो ले रहा है करके उस फोटो में। और उसके बाद वो व्यक्ति नदी पर बने हुए पुल का, जिससे पुल से क्रॉस दूसरी तरफ जाते थे, उस पुल पर खड़े होकर फोटो ले रहा था। अच्छा, हमने उस पुल को बनता हुआ भी देखा, और वो पुल हमारे लिए कोई आकर्षण ही नहीं था। उस पुल में थोड़ा जाते भी नहीं थे, मतलब घर वालों ने डरा रखा था कि इस पुल में जो है वो बलि नहीं दी गई है, ये पुल हिलता है तो गिर सकता है करके, तो डर के मारे भी नहीं जाते थे। लेकिन कोई आकर्षण भी नहीं था, ना उस फूल के प्रति था, ना फूल के प्रति था। तो बाद में जब दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद थोड़ा सोचना समझना किया, और देखा कि अच्छा, लोगों की तो पुल के साथ फोटो भी है, मतलब वो आकर्षण का केंद्र भी है और एक प्रतीक भी है। और जो फूल हमने देखे थे, जो हमारे लिए कुछ नहीं था, वो दरअसल वह भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो मैं अगली बार जब गया, तो तब मैंने मम्मी से कहा, मतलब उतरा क्योंकि वो लेने नीचे आई थी, तो मैंने कहा वो पूरी के पेड़ के साथ में, मैंने कहा मम्मी एक फोटो ले लेना मेरी इसके साथ में। तो उनका था कि अरे ये झाल के साथ क्या फोटो लेनी है तेरी, किसी अच्छी चीज के साथ फोटो ले। तो फिर मैंने उनको पूरे रास्ते भर में उसको समझाया कि ये ऐसा, तो ये इस रूप में तो परिवर्तन है। लेकिन अगर मैं देखूं कि सड़क, या अगर देखूं मैं विकास के तौर पर, तो मेरे यहाँ सड़क अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे गांव में नल पहुंच गया, मेरे गांव में बिजली पहुंच गई, मेरे गांव में सिलेंडर आ गया है। मतलब नीचे से 100 रुपए देने पड़ते हैं सिलेंडर के ऊपर पहुंचाने के, तो 100 रुपए का सिलेंडर ऊपर पहुंचता है। सिलेंडर आ गया, लोगों के घरों में डिश लग गया, जहाँ की एक एंटीना हुआ करता था, जिसको सबसे ऊपर वाले पेड़ पे हम बांध दिया करते थे। लोगों के घरों में टेलीविजन आ गया है, और वो सब इस तरह का परिवर्तन आ गया। लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो आंतरिक संरचना में बहुत परिवर्तन नहीं है अभी। आंतरिक संरचना में आप कहें कि परिवर्तन होगा, इस आंतरिक संरचना में परिवर्तन का मतलब ये भी है कि आज भी अगर मैं घर से आऊंगा, तो मेरी माँ पहले कहती कि ये भें, मतलब वो 2 रुपया 3 रुपया निकालेगी, कहेगी ये पहले उधर वाले 2-4-5 मंदिर है, उनमें अलग अलग सब में चढ़ा के आओ। ये मैं जब पहले निकला था तब भी, ये आज भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब इसमें आप जो है, या मान लो कि जो है हम लोग जा रहे हैं, तो मेरा एक बैग पहले बाहर रख दिया जाएगा, वो ताकि उसको आधे रास्ते में से ले सके, और कुछ ऐसा करके। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी मेरी मम्मी छोड़ने आती है मुझे आधे रास्ते तक, मतलब अब मैं थोड़ा सा मना कर देता हूँ तो बहन आती है, लेकिन मम्मी वहां तक आती है जहां से रोड दिखती है पूरा, जो वहां वो बैठी रहती है। वो मुझे कोई वो परिवर्तन सा नहीं लगता है, मतलब देखने में और उसमें।
हमारे साथ सुनीता भी हैं, डॉक्टर सुनीता लोहिया। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनीता, सुनीता है, डॉक्टर सुनीता लोहिया। उज्ज्वल, जी मैम, जी मैम। हाँ उज्ज्वल, हाँ तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ क्योंकि आप भी बहुत एक अंचल से ही आते हैं दिल्ली में, जी। आज तक के पूरे वक्तव्य में कोई जिज्ञासा हो? जी हाँ, मेरी एक जिज्ञासा थी, इसी से रिलेटेड थी, भूमंडलीकरण से, कि जब हम मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, या फिर चाहे दिल्ली हो, संस्कृतियां लगभग मिलजुल सी गई है। बहुत कम ही चीज है जो हम अपने लिए बचा पाए हैं इलाहाबाद के लिए। ठीक है, तो मतलब जब सर पहाड़ से आप आए तो क्या सर को ऐसा लगता है कि जो मैदानी क्षेत्र है वो कुछ ज्यादा ही इस ग्लोबलाइजेशन से, भूमंडलीकरण से एक हो गए हैं? ये हाँ, ये उज्ज्वल ये ऐसा है, जैसे मैं जब पहली बार दिल्ली आया था ना, मुझे एक ही चीज यहाँ समझ में आई थी। मैं ये कहता था कि दिल्ली में तारे नहीं होते। पता नहीं लोगों को दिल्ली में आके अलग क्या लगा होगा, लेकिन मुझे जो पहली बार समझ में आया, मैंने अपनी माँ को भी यही बताया। मतलब वो जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यही लिखा था कि अच्छा दिल्ली में ना तारे नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ तारे ही नहीं दिखे। अच्छा बाद में पता लगा कि वो बहुत रोशनी के कारण दिखते नहीं है यहाँ तारे। वो तारे नहीं दिखे मुझे कभी नहीं यहाँ पर जो है। और दूसरा कि दिल्ली ने जो आकर्षित किया वो गाड़ियों ने किया। मतलब मुझे, क्योंकि हमारे वहाँ हमने गाड़ियां देखी नहीं थी, मतलब बस देख रखी थी, तो 11 बजे की बस थी, 12 बजे की बस थी, 2 बजे की बस थी, और ट्रक देखे हुए थे, बदनुमा से ट्रक थे जिनको देख के डर लगता था आगे से। तो यहाँ लाल पीली गाड़ी जाती थी, तो छत में जो है, जिस घर में रहते थे उस छत में बैठ के नीचे गाड़ियां ही चलती हुई देखता था कि अच्छा ये और उसमें सोचता ये लाल वाली मेरी है, फिर ये मेरी है। मतलब शाय से निकलते उन गाड़ियों को जो है बहुत समय तक जो है वो देखता रहा, और फिर उनको बताता भी था कि ऐसी ऐसी गाड़ियां थी करके, और ये था। अच्छा दिक्कत वही होती थी कि रात को कभी जो है वो देख नहीं पाता था। और जब पहली बार यहाँ से घर के लिए गया तो देखा कि जब हम घर मतलब जाते हैं तो आनंद विहार से निकलते ही गाजियाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पेड़ वेड़ दिखने लग जाते हैं, तो आपके साथ चांद ट्रेवल करता है, वो भी चांद भी चलता है। अगर आप बाहर खिड़की से देखें तो आपको लगता है। तो तब मुझे ऐसे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं तो अच्छा चांद मतलब वही है जो हमारे गाँव में था और गाँव से आया था, और ये इसका मतलब दिल्ली में नहीं आता है ये चांद। मतलब इस तरह के दिमाग का ये था। अरे वाह। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा बदल गया हो या जो है कुछ ऐसा चेंजेस हो गया हो, मतलब ऐसा उतना नहीं लगा, लेकिन समझ नहीं आया। मतलब दिल्ली समझ ही नहीं आती थी क्या होता करे। अच्छा लगता था, लेकिन उस अच्छा लगने में चीजें कुछ समझ में नहीं आती थी कि अच्छा हो क्या रहा है करके, क्योंकि दिमाग में हमेशा बैठता रहता था कि अच्छा अभी तो वहां होते, अभी तो वो खेल रहे होते, अभी तो हम ये कर रहे होते, ये काम कर रहे होते। तो दिल्ली की आदत समझ में नहीं आती थी। और दूसरा कि डरा के भेजा था कि वहां पकड़ ले जाते हैं लोग करके, तो कभी घर से निकलते भी नहीं थे कि कोई पकड़ ही लेगा करके ये सबसे सर इसी के साथ तो एक हाँ, इसी के साथ मतलब कि आंचलिकता से, और आंचलिकता में एक संस्कृति होती है जिसे जब हम दिल्ली जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि अधिक पढ़े लिए हो जाते हैं तो लोग उसे अंधविश्वास मानने लगते हैं। तो उसे हम किस तरह से अलग करें, एक आंचलिकता का आंचलिकपन का जो संस्कृति है और जो एक अंधविश्वास है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उज्ज्वल थोड़ा सा और फोकस कर दो प्लीज। उज्ज्वल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आ रही है। मैं समझना चाह रही हूँ आपका जो प्रश्न है कि यदि कोई एक विशेष अवसर से जब वो महानगर पे आता है तो अपने साथ एक आंचलिक स्मृति को कैरी करता है, ठीक है? यही आपने बोला, इसके आगे क्या है? जी, तो जैसे सर ने बताया कि माजी उनको बताते थे कि पेड़ पर कोई चिड़िया उड़ी, उसके बाद उन्होंने पत्थर हटाया तो एक कीड़ा दिखा, उस हिसाब से सर का निर्धारण हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसी को दिल्ली में किसी से बोले तो वह इस बात पर यकीन शायद न करें कि ऐसा कुछ होता है, वो उसे अंधविश्वास बोल के टाल दें।
तो एक अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं और एक जो संस्कृति है गाँव की, तो वो उनके बीच में फर्क हम कैसे करें कि हाँ ये संस्कृति है, इसे चलने देना चाहिए, देना चाहिए? नहीं, वो काश अभी जुड़े आएंगे, नेटवर्क का दिक्कत है, लेकिन मेरा है ना दूसरे को समझा रहा है। एक यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जो संस्कृति कैरी कर रहे हैं, क्या आप उसको त्याग इसलिए कर रहे हैं कि दूसरा आपको समझ नहीं पा रहा है, आपकी संस्कृति को समझ नहीं पा रहा है? और दिल्ली का व्यक्ति उस कृषि संस्कृति की आस्थाएं और विश्वास को क्या करेगा, क्योंकि दिल्ली में तो होती नहीं है। तो वो जो दिल्ली का जो व्यक्ति है वह आस्था विश्वासों को उसके अनुभव बोध में नहीं है। लेकिन अंधविश्वास में अगर कहूँ तो दिल्ली का आदमी कम अंधविश्वासी नहीं है ना। दिल्ली का आदमी मुझे लगता है इलॉजिकल ज्यादा है और अंधविश्वासी भी ज्यादा है। तो खैर, तुम्हारी जो एक जो इसमें कई करते हैं कि आप कहाँ पर ये तय करें कि कौन सी चीज छोड़ देने लायक है, कौन सी चीज कैरी करने लायक है, यही है ना? यही बात पूछना चाह रहे हो, है ना? तो प्रकाश जुड़ेंगे तो बात करेंगे, लेकिन मेरी अपनी समझ ये होती है कि हमें जुड़ गए। हाँ, प्रकाश यहाँ पे जो उज्जवल हैं उनकी एक जिज्ञासा यह है कि जब कोई किसी अंचल से व्यक्ति आता है, नगर महानगर कहीं पे भी आता है, जैसे तुम्हारा एक उदाहरण लिया था कि वो जो माँ है वो खेती के समय पत्थर हटाती है, जिस रंग का कीड़ा निकलता है उसी रंग की खेती होती है। तो अगर शहर में किसी को बात बताई जाए तो वो उसको अंधविश्वास कहेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनके एक कंसर्न ये है कि कहाँ पर हम ये तय करें कि इसको छोड़ देने लायक है और कौन सी चीज कैरी करनी है। और ये पर तुम कुछ प्रकाश डालो कि तुमने कौन सी चीजें छोड़ दी हैं और कौन सी चीजों को कैरी किया है। ये है उज्जवल कि मतलब संस्कृति का मतलब ये है कि आपके जीवन जीने के जो पूरे तौर तरीके हैं, जिसमें आपका जीवन का पूरा जो है वो हिस्सा आता है, मतलब जीवन की पूरी आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका पूरा जो है जीवन का एक पूरा ताना बाना जिसमें से आता है। अब ठीक इसको मैं एक उदाहरण से दे दूं। मैं अपनी मम्मी को अगर मैं घर जाके बताऊं कि मम्मी जो है दिल्ली में जूते या चप्पल टांग दिए जाते हैं घरों के ऊपर ताकि नजर ना लगे, मेरी माँ बहुत हंसेगी, चप्पल कौन टांग करेगा, है ना? अगर मैं उनको ये बता दूं कि एक नींबू और दो मिर्च नई गाड़ी पे टकी रहती है क्योंकि नजर ना लगे, तो क्योंकि ये क्या है, ये मतलब नींबू मिर्च तो खाने की चीज है ना, इसको टांकना क्यों है करके, है ना? ठीक मैंने कहा ना कि आप दरअसल जिस भौगोलिक जो है जगह पर रहते हैं, जिस पूरे जो है शहर हो या महानगर हो, जो में रहते हैं, आपकी सांस्कृतिक, आपकी सोच, आपका जीवन चर्या वहीं से आप अपनी चीजों की तलाश करते हैं, है ना? उन्हीं चीजों को आप जो है वहीं से आपका पूरा डेवलपमेंट, वहीं से आपकी सोच, आपकी समझ, आपका तरीका, आपका बोलचाल, आपकी आस्था का निर्माण होता है। और ये जरूर है कि आप एक प्रगति के साथ या बहुत लंबे समय के साथ जब आपके दो संस्कृतियों के साथ आप मिलते हैं या जो है उसके बाद आपके उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी आता है। संभवतः यह हो सकता है कि बलि देना, बकरी की बलि देना हमारे यहाँ आस्था का विषय था, धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि अभी माना जा रहा है कि बलि वैसे नहीं दी जाए, तो लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये खोजा गया कि जिस देवता को बकरी लगती थी अब उसको गोला लग सकता है, तो मतलब उसको गोले से भी काम हो सकता है कि गोले को जो है वो तोड़ दो वहां तो उससे भी माना जा सकता है। यह एक परिवर्तन इसलिए आया कि धीरे धीरे जो संस्कृतियों का मतलब जो लोग बाहर आए उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप 20 बकरियों दे रहे हो एक समय में, उसकी बजाय जो है अपना माइक म्यूट कर दो उज्जवल, अपना माइक म्यूट कर दो। हाँ, उसकी जगह आप हो सकता है कि एक बकरी से भी काम चला लें, लेकिन बाकी आप 19 गोले कर लें तो आपको 20 बकरियां नहीं मारनी पड़ेगी। तो ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन उसी से आया है जैसे मैंने कहा कि जब 2 या 3 संस्कृतियों का मिलन होता है। जब मैं शहर में आया, जब हमने ये देखा, थोड़ा जाना, समझा, पढ़ा, तो माना कि नहीं ये हत्याएं ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि मेरी तरह से 10 लोगों ने समझा और फिर हम लोग समझाने में सक्षम हुए कि भाई ऐसा किया जा सकता है करके।
तो मुझे लगता है कि वो आपके जीवन का जो परिवेश है ना, उसके आपको कल्चरली जो है आप रिच या कल्चरली आप जो है इक्विप्ड वहीं से होते हैं, और वो शहर में आप रह रहे हैं, वो गांव में आप रह रहे हैं, तो उस पूरी परिस्थिति से आप जो है उसको तय करते हैं। लेकिन आप जहाँ तक अंधविश्वास और इन सब चीज़ों का मानना है, तो आपने देखा होगा कि चंद्रयान उड़ने से पहले भी जो है गोला फोड़ा जाता, तो आप मुझे बता दो। हम विश्वास कह लें, है ना। मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो है वो विश्वास है वहां पर जो है, तो और उसी के भरोसे वो जीवन की दिनचर्या चलती है। हाँ समिता, मैं हमारी जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा पे अगर तुम्हारा कोई मंतव्य कुछ कहना चाहें। हाँ, नहीं, इसलिए तो खैर पहाड़ जो है एक आकर्षण का ही वस्तु है, आकर्षण ही रहता है मुझे पहाड़ को लेके। बहुत सारे देखिए और हमारी तो ये अनुभव अपन आया, तार को आराम से गिनेंगे हम, थोड़ा देर आंख कराएंगे पर बैठ करके, तो 5-7 तारों को गिनी है, खैर वो अलग बात है। तो अच्छी तरह मतलब काफी कुछ पता पहाड़ के जीवन के बारे में पता चलता रहता है, फेसबुक पे जो इनके आते रहते हैं तो अच्छी होती हैं, और एक नया नजरिया पहाड़ को लेके बनता है, क्या पहाड़ के अंदर तक पहाड़ को सीखकर आते हैं, एक अलग दृष्टिकोण बना है, पहाड़ को जानने में बहुत मदद मिली है। नहीं तो अभी तक तो पहाड़ बस ये था कि पहाड़ पे जाओ 4 दिन रहो, वहाँ से सूर्यास्त देख लो, सूर्योदय देख लो, और घाटियां देख लो, वहाँ के पेड़ देख लो। हाँ, ये जरूर है, तो देवदास हजारीप्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ा है, तो वो मैं जरूर था देवदास जो उन्होंने किया। और वहाँ पर जब हम जैसे घोड़े पर चढ़ के घूमने जाते हैं या कहीं पहाड़ी पर जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, तो उनसे हम जरूर वृक्षों की बात करते थे और पूछते थे देवदारू कहते हैं, और जैसा कि वो पुटा जिन्होंने लिखा पहाड़ को जरूर जीते थे, वहाँ जाके कोशिश करना कि शायद कुछ अनुभव नहीं हो बना है पहाड़। तो मुझे लगता है कि पहाड़ पे जाएंगे तो एक अलग नजरिया शायद लेके जाएंगे प्रकाश जीवन। अच्छी बात सुनीता आपने जरूर, और ये बात बिल्कुल सच है कि दिल्ली नहीं दिखते हैं। मैं जब थोड़ा से 50 किलोमीटर इधर दिल्ली से मैं सोनीपत की ओर बढ़ी, तो मुझे यहाँ महसूस हुआ कि हवा भी चल, हवा का भी अस्तित्व है। तो ये मुझे यहाँ आके दिखा, यहाँ तारे भी दिख जाते हैं मुझे, और क्षितिज क्या होता है, होराइजन क्या होता है, क्षितिज क्या होता है, धरती और आसमान मिलते हुए वो जो दृश्य है, वो दृश्य दिल्ली में रह करके तो कभी दिखा नहीं मुझे। तो यहाँ पर यहाँ जो होराइजन मेरे आस चारों ओर होराइजन है, जो सूरज उगता हुआ दिखता है, उगता हुआ दिखता है मुझे बिजली। तो ये जो अनुभव है, जो हमारे अनुभवों को, हमारे जो बोध है, उसको कैसे एनरिच करते हैं, तो वो महानगर में आके बहुत सारी जो चीजें हैं परिवर्तित होती हैं, वो परिवर्तित हो जाती हैं। प्रकाश जी के पूरे इस वक्तव्य के जरिए पूरे पहाड़ी जीवन को जो हमने समझा, मैं एक कमेंट करने के साथ मैं इसको समाप्ति को लेके जाऊंगी। मुझे लगता है कि प्रकाश जी जो लिख रहे हैं पहाड़ के बारे में, वो हमें पहाड़ के बारे में परिचित तो करा रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ मार्केटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि हमारे मन में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न होने की करता है कि मैं जाऊँ वहाँ देखूँ, टूरिज्म मार्केटिंग है। मुझे लगता है यह भी एक लेखन
ताकत होती है कि लोग जाकर के जब वो उससे इतने प्रभावित होते हैं तो लोग जाकर के देखना चाहते हैं, उन जगहों को देखना चाहते हैं, उन पहाड़ों को देखना चाहते हैं। सारे बहुत सारे जो स्थल होते हैं जिनका जिक्र किसी साहित्य में बार बार आता है, गंगा प्रसाद जिनको के उपन्यासों में अनेक बार अनेक जगह पे आए हैं, तो वो मेरे मन में नहीं था कि ये मंदिर कहाँ पे होगा, ये बॉक्स का ये मंदिर कहाँ होगा, ये वृक्षों का कहाँ पे होगा। तो ये सब चीजें भी होती हैं। लाइटर तरीके से मैंने कोई बात कही। तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत आभार हमेशा की तरह, और किस तरह से आपने पहाड़ को हमारे सामने सजीव कर दिया, हम मैदानी लोगों के सामने पहाड़ का जीवन, पहाड़ का अकेलापन, पहाड़ का सूनापन, क्योंकि मैं जब पहाड़ पे जाती हूँ तो पहाड़ की शामें कतई पसंद नहीं है, शाम हो जाती है, इतनी सुनी हो जाती है, इतनी अकेली हो जाती है, एक मेलनकोली ऐसा आ जाती है पहाड़ की शाम में, तो मैं बहुत घबराती हूँ। वैसे भी मैं पहाड़ के पर्सन नहीं हूँ, मैं मुझे समुद्र ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि पहाड़ का जो एक सूनापन है, अकेलापन, शाम का धुंधलता, वो मुझे बहुत काटता है। तो मैं पहाड़ पर अमूमन करती हूँ। तो ये जो सूर्यपन, अकेलेपन में जो पहाड़ घिर रहे हैं, उनकी वजहें, उनके संघर्ष, इन सब पर आपने बड़ी गहराई से प्रकाश डाला हमेशा की तरह, और स्वास्थ्य की भी सीमाओं को आपने पुश किया। मैं आपको आपके कॉलेज को धन्यवाद देती हूँ। और कल हम लोग सिनेमा पर हमारा विषय सिनेमा की बातचीत के लिए जुड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।